Hello students, this is the sixth lecture of AC circuits and in this lecture we will see pure inductive circuit, right? ये हमारा क्वेश्चन है आज का। आप ऐसा ही बोल सकते हो, इंडक्टिव सर्किट भी बोला जा सकता है। एक जो क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो क्वेश्चन है AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टिव सर्किट, राइट? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। क्लियर है? चलो कुछ इंडक्टर के बारे में बता दो। इंडक्टर करता है क्या? इंडक्टर ना टेम्पररी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इंडक्टर की खासियत है। इंडक्टर टेम्पररी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? ये लॉजिक है। अच्छा, अब कॉइल जैसा ही तो है, तो सिंपल बेसिक कॉइल जैसा प्रिंसिपल होगा इसका भी। तो जब हमने इंडक्टर लगा दिया है एक एसी सर्किट में, तो उस टाइम पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ चेक करना है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो जरा कुछ समझना पड़ेगा आपको, जरा पॉइंट को ध्यान दो, क्योंकि ये यहाँ से एसी करंट निकलने वाला है। एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट जैसे ही कॉइल से जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट मींस कम ज्यादा होने वाला करंट, राइट? चेंजिंग करंट ऐसा बोल सकते हो आप। जब भी चेंजिंग करंट कोई भी कॉइल से पास हो रहा है, तो वो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो भी चेंजिंग होगा, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर उसी कॉइल से लिंक हो जाता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, जो मैंने आपको ईएमआई में ऑलरेडी पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है मैंने ये चीज, राइट? व्हेनेवर अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, it produces varying magnetic field. That varying magnetic field links with the inductor, और ये phenomenon को बोलते हैं हम self induction, right? And due to self induction, इस inductor में से जो coil है इसमें एक EMF induce हो जाता है, right? दो टाइप के EMF हमारे पास है। एक है applied EMF, जिसको मैंने small e से डिनोट किया है। The small e represents applied EMF, और जो EMF induced होगा इस coil में उसको हम बोलेंगे induced EMF। उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा थ्रू E डैश, राइट? समझो जो E डैश है, E डैश इज द इंड्यूस्ड EMF, और E जो है E इज द अप्लाइड EMF, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, फिर से एक बार जरा बताओ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सुनो। ऑल्टरनेटिंग करंट कॉइल से पास हो रहा है, तो कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मींस कम ज्यादा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, मींस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर उस कॉइल से लिंक हो जाता है, तो उस कॉइल में फैराडेज के लॉ के हिसाब से या तो आप बोल सकते हो लेंजेस के लॉ के हिसाब से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैंने ई डैश से रिप्रेजेंट किया है, राइट? बात समझ में आई? ये था आपका पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बताया अभी आपको। When alternating current I flows through the circuit, वो जो भी है कॉइल वगैरह इससे, राइट? It produces alternating magnetic field, right? Alternating magnetic field means कम ज्यादा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये लिंक होता है कॉइल से, राइट? Which links with the coil, राइट? कॉइल से लिंक हो जाएगा। अच्छा, एक कॉइल किसका है? इंडक्टर का है ना, सिंपल कॉइल ऑफ इंडक्टर। और इसकी वजह से होगा कि जैसे ही ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से लिंक होता है, सेल्फ इंडक्शन के वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, राइट? And due to self induction, an EMF is induced in the coil, or you can say inductor, right? ये जो सेल्फ इंडक्शन से जो EMF इंड्यूस हुआ है वो E डैश है। जो हमने अप्लाई किया था EMF वो था E। अगर आपको इस सर्किट में फिर भी आपको इतना तो सबको पता है कि लेंजेस लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करता है, मींस ई डैश किसको अपोज करने का ट्राई करेगा? ई को अपोज करने का ट्राई करेगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे करंट को मेंटेन करना है इस सर्किट से, तो जो मेरा ईएमएफ ई है ये ई डैश के बराबर होना चाहिए, और ई जो है ई डैश के अपोजिट हो रहा है। वैसे ऑब्वियस वो अपोजिट ही होगा, राइट? पॉइंट को समझो। इन ऑर्डर, अगर आपको फिर भी आपको मेंटेन करना है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट, राइट? द अप्लाइड EMF E मस्ट बी इक्वल तो पहली बात तो होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए, राइट? द अप्लाइड EMF E मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड EMF। ये होगा तो ही आपकी सर्किट में करंट का फ्लो होते रहेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली की को हमको क्लोज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, राइट? तो पढ़ लो पॉइंट क्या है। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट क्या होना चाहिए? E का वैल्यू E डैश की वैल्यू से मैच होना चाहिए, और E का डायरेक्शन E डैश के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए, राइट? द अप्लाइड EMF E मस्ट बी इक्वल, मैंने पहले बताया इक्वल तो होना चाहिए, एक और चीज होना चाहिए, एंड अपोजिट भी होना चाहिए, राइट? इक्वल एंड अपोजिट किसको? इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूस्ड EMF, राइट? इंड्यूस्ड EMF को इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। आई थिंक आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है ये चीज, ओके? आई थिंक आपको ये पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट समझ में आ गया है। तो अभी तक जो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल मींस इंडक्टर से फ्लो कराना है, तो बाय सेल्फ इंडक्शन इसमें एक इंड्यूस्ड EMF E डैश आता है,
फिर भी अगर आपको मेंटेन रखना है करंट तो ई का वैल्यू ई डैश के वैल्यू से मैच होना चाहिए और ई का डायरेक्शन ई डैश के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए, राइट। चलो अब देखते हैं मैथमेटिक्स और मैं अभी डिराइव करने का ट्राई करता हूं इंस्टेंटेनियस करंट आई को, राइट। ओके, तो इतना तो क्लियर है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू दैट ऑफ, सो देखो ये जो था ईएमएफ, द अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबको पता होना चाहिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस ई डैश, इसका वैल्यू होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये वैल्यू होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का ई डैश का, राइट, इंडक्टर के लिए। तो ई डैश का वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, आई विल गेट ई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस, ऑलरेडी मेरे पास पहले से है, ई डैश की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे? ओके, और माइनस माइनस यहाँ से प्रॉपरली कैंसिल वगैरह हो जाते हैं, तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी एल डी आई बाय डी टी, राइट है। एल डी आई बाय डी टी किसका आंसर है? एल डी आई बाय डी टी इज द आंसर ऑफ अप्लाइड ईएमएफ ई। ई का आंसर है एल डी आई बाय डी टी। अगर ई का आंसर एल डी आई बाय डी टी है तो थोड़ा मैथमेटिक्स में और ध्यान दे दो। यहाँ पर ऐसा होगा, देखो हमारे पास अभी क्या है, सिंस हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस तो नहीं है, माइनस क्योंकि हमारा कैंसिल हो चुका है। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमारा इंटरेस्ट तो करंट में है, राइट ना, हमारा इंटरेस्ट तो करंट में है। तो डी आई को अगर मैं यहाँ से अलग कर दूँ, राइट, तो डी आई को मैं अगर यहाँ से अलग करूँ, डी आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू डी टी, राइट। ई डी टी न्यूमरेटर में आएगा, एल नीचे आ जाएगा, क्लियर है, राइट। लेकिन मुझे डी आई में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट तो आई में है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप क्लियर देख रहे हो यहाँ पे, लेट्स इंटीग्रेट, राइट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। अब जो मुझे लिखना पड़ेगा वो होगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। चलो जैसे ही मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, इसमें हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E अपॉन एल, राइट, E अपॉन एल, और बाजू में डी टी भी है। लेकिन भूलो मत, आपके पास ऑलरेडी E का आंसर अवेलेबल है। वैल्यू ऑफ E इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी ना, डी टी है, करेक्ट। तो आई थिंक प्रॉपरली समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या है। कांस्टेंट चीजें हम बाहर ले लेंगे, जैसे कि E नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और L इंडक्टेंस, ये दोनों चीज को मैं बाहर ले लेता हूँ। सो वी विल गेट E नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन ओमेगा टी होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन ओमेगा टी है ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी है तो देखते हैं इसके बाद आंसर क्या आता है। प्लस में आपको कांस्टेंट में इसके नीचे ओमेगा भी आएगा, राइट, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो जैसे कि ये इंटीग्रेशन का कुछ यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, आई होप आपको याद होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन जो होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉज एक्स, राइट। डेरिवेटिव ऑफ जो कॉज एक्स होता है ये होता है माइनस साइन एक्स। तो वही अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस में आपका आंसर आने वाला, राइट। यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करता है, आई होप आपको पता होगा, राइट। तो साइन का आंसर माइनस कॉस आने वाला है। चलो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी जो है ये होगा माइनस, तो ऑलरेडी होगा हमारे पास, यहाँ पे ई नॉट भी है, नीचे एल भी है, और यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी, राइट। और क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, राइट, टाइम, लेकिन अंदर देखो पैरामीटर ओमेगा इंटू टी है, तो जिसके भी विथ रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको छोड़ के जो पैरामीटर होता है वो नीचे आ जाता है, मीन्स ओमेगा आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसा बात समझ में आ रही है? ऐसा तो, और ये इंटीग्रेशन ऑफ जो डी आई है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का जो आंसर होगा वो होता है आई, क्लियर ना। अब कुछ प्रॉपरली मैनेज कर लो, देखो यहाँ पर, और क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको प्लस में यहाँ पर कांस्टेंट भी मिलने वाला है। इसको प्रॉपरली जरा मैनेज करते हैं। समझो अगर हमको साइन नहीं देखना है, अगर हम साइन में ध्यान नहीं दे रहे तो देखो क्या होगा। ये आई थिंक आपको ये प्रॉपरली समझ में आया हुआ है, जो चीज़ मैंने पहले आपको बताया था, राइट। ये चीज़ पहले अगर आपको प्रॉपरली समझ में आया, अगर हम साइन पे ध्यान नहीं देते तो देखो क्या होता है, जो आई का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ आई, राइट, आई पे हम ध्यान देंगे क्योंकि हमको आई निकालना है। तो देखते हैं चलो क्या होता है। अब जो आई का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आई जो हमने यहाँ पे निकाला, साइन हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल दिख रहा है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और हमारे पास यहाँ पे है कॉस ओमेगा टी, और प्लस में हमको मिलने वाला है प्लस में से, आगे था इसके लिए मैंने ऐसे नीचे लिख दिया, राइट। ये इक्वेशन, ये कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जरा ध्यान देना। कांस्टेंट के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कांस्टेंट है ना,
इसको टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? दिस कांस्टेंट मस्ट बी टाइम इंडिपेंडेंट। लेकिन जैसे कि हमारा जो ईएमएफ है, राइट ना, ईएमएफ ये टाइम डिपेंडेंट है, बराबर ना। देखो ये ईएमएफ जो है मींस इंडिया जो भी बोल सकते हो आप, अप्लाइड ईएमएफ। इसके बारे में पहले तो ये बात समझ लो कि जो कांस्टेंट सी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको, दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम के इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट, राइट। ये क्या है? ये टाइम इंडिपेंडेंट। और क्योंकि ये करंट के आंसर में आता है तो इसका डायमेंशन करंट के डायमेंशन से मैच होना चाहिए, ये भी पॉइंट है। एंड इट हैज अ डायमेंशन ऑफ आई, इसको मतलब होना चाहिए, आई का डायमेंशन होना चाहिए और टाइम के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इतना पहले क्लियर समझ लो, ओके। इसके आगे जो ईएमएफ आपका है, ईएमएफ जो है, ईएमएफ ये जो है ये ऑसिलेट होता है, राइट। ईएमएफ का जो अगर आप वेव देख रहे होगे, इसके पहले जो मैंने आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट सिखाया था, उसमें जो ईएमएफ का वेव होता है वो जैसे ऑसिलेट करता है, वो जीरो के अबाउट ऑसिलेट करता है। देखा रहेगा आपने, जीरो पे जीरो, राइट, 180 पे फिर से जीरो और 360 पे फिर से जीरो। जीरो के अबाउट आपका ईएमएफ वाला वेव ऑसिलेट करता है। सेम जो हम पढ़ रहे करंट वाला वेव भी ईएमएफ के करंट वाला जो वेव है ये भी जीरो के अबाउट ये भी ऑसिलेट करता है। रेजिस्टिव सर्किट का आप याद करो जरा वेव फॉर्म, वहां पर ईएमएफ का वेव फॉर्म कुछ ऐसा था, वो जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा था। करंट भी जीरो के अबाउट ऑसिलेट करता है, राइट। तो पॉइंट वही लिखा है, एज ईएमएफ ऑसिलेट्स अबाउट जीरो, करंट जो आई होता है, करंट आई ऑल्सो ऑसिलेट्स अबाउट जीरो। तो अगर आई भी जीरो के अबाउट ऑसिलेट करता है तो आई का कोई, करंट का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो टाइम के इंडिपेंडेंट हो। हर करंट का कंपोनेंट टाइम के डिपेंडेंट होता है, जैसे यहाँ पे ईएमएफ टाइम डिपेंडेंट था, राइट है। ईएमएफ में ऐसा कोई कंपोनेंट मैंने आगे नहीं लिखा है जो टाइम इंडिपेंडेंट है। ईएमएफ का एक ही कंपोनेंट देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो टाइम डिपेंडेंट ही है। तो मेरे बोलने का सिंपल सा मतलब है, जैसे होना चाहिए था कि जो कांस्टेंट है इसका टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, राइट। लेकिन हमको मालूम पड़ रहा है कि जो जैसे ईएमएफ का वेव है वो जीरो के अबाउट ऑसिलेट करता है, तो करंट का वेव भी जीरो के अबाउट ऑसिलेट करेगा। और करंट का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं बचा हुआ है जो टाइम के इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि टाइम के डिपेंडेंट ही होता है करंट का कंपोनेंट। जैसे ईएमएफ का कंपोनेंट टाइम के डिपेंडेंट होता है, देखो टाइम टी आया हुआ है इसमें, तो इसीलिए मैं इस कांस्टेंट को जीरो ट्रीट करूंगा, राइट। कांस्टेंट सी का वैल्यू मैं जीरो ले लूंगा। रीजन समझ में आ गया है? होना चाहिए था इसको टाइम इंडिपेंडेंट, बट करंट और ईएमएफ का ऐसा कोई कंपोनेंट जो टाइम इंडिपेंडेंट है। हर कंपोनेंट टाइम पे डिपेंडेंट होता है, ईएमएफ और करंट दोनों का, राइट। फॉर्मूला है ना दोनों, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, टी आया ना, वैसा ही लॉजिक है, राइट। तो पॉइंट इतना बड़ा जो लिखा है मतलब सिंपल सा यही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए था, एंड इट हैज अ डायमेंशन ऑफ आई, होना इसका डायमेंशन आई के डायमेंशन से मैच होना चाहिए, ये एक कंसेप्ट है। आगे मैंने बताया द ईएमएफ जो है, ईएमएफ ऑसिलेट्स अबाउट जीरो, एज ईएमएफ ऑसिलेट्स अबाउट जीरो, आई ऑल्सो ऑसिलेट, आई मस्ट ऑल्सो ऑसिलेट अबाउट जीरो। और अगर आई भी जीरो के अबाउट ऑसिलेट करता है तो पॉइंट ऐसा है कि आई के पास ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है, आई डज नॉट हैव मींस करंट डज नॉट हैव एनी सच कंपोनेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। हर एक कंपोनेंट ईएमएफ और करंट का टाइम डिपेंडेंट होता है, इसीलिए मैं इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जीरो ट्रीट करूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है दस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज जीरो, तो मैं सी के जगह पे जीरो ले लूंगा, राइट। अगर मैंने सी के जगह पे जीरो ले लिया तो अब देखते हैं अब क्या होता है, राइट। तो देखो सिंस हमारे पास अभी तक जो है, हमारे पास जो है आई का जो आंसर है आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल है, और क्या है हमारे पास यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, राइट ना। आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, देखो ई नॉट अपॉन ओमेगा टी है और बाजू में वहाँ पे क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे मैंने याद है यहाँ पे माइनस साइन हटा दिया था, अगर क्योंकि जब यहाँ पर मैं कॉस को चेंज करूँ ना, शायद मुझे इस माइनस साइन का यूज वहाँ पे हो। देखो अभी के लिए फॉर टाइमिंग लेके चलते हैं, देखते हैं अगर लास्ट में निकालना हो तो निकालेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये माइनस साइन का यूज आगे हो सकता है, तो लेके चलते। देखो क्या यूज होगा, देखो बताता हूँ। देखो ये माइनस साइन एज इट इज जैसा हमारे पास पहले से था, ई नॉट अपॉन ओमेगा टी, और जो बाजू में कॉस ओमेगा टी है ना, एक बात जरा याद करो, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ ये चीज़ है 11th साइंस में। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऐसा है कि जो कॉस ऑफ थीटा है ना, इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है। मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो करंट का जो ईएमएफ का वेव है वो साइनोसॉइडल वेव है। कैसे मालूम पड़ता है साइनोसॉइडल, साइन वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वैसे ही करंट का वेव भी साइनोसॉइडल वेव होता है। तो करंट के मामले में कोसाइन नहीं आना चाहिए, कॉस नहीं आना चाहिए, साइन आना चाहिए, इसलिए मैं कॉस को साइन बनाने का ट्राई कर रहा हूं, राइट। तो कॉस को ऐसे साइन बनाया जा सकता है, मींस जो भी एंगल है उसके पीछे π/2 माइनस लिख दो, दैट्स इट, सिंपल कंप्लीट। देखो जरा वहां पर ध्यान दो, हमारे पास एंगल क्या है, ओमेगा टी है, तो मैं कॉस के जगह पे अब साइन लिख रहा हूं। कॉस के जगह पे क्योंकि मैं साइन लिख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा π/2 माइनस, फिर जो सेम एंगल था वही एंगल लिख दो, हमारा एंगल था ओमेगा टी, तो मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा टी। अब इस माइनस का यूज हो सकता है, देखो माइनस का यूज क्या बताता हूं। देखो
आपको एक बात और पता होगा कि साइन ऑफ जो माइनस थीटा होता है ये होता है माइनस साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अगर अंदर कोई नेगेटिव एंगल है तो वो नेगेटिव साइन आप बाहर ले सकते हो, उल्टा भी पॉसिबल है, अगर नेगेटिव साइन पीछे है तो उसको अंदर भी दे सकते हो। तो वही काम देखो, ये माइनस का मुझे यहाँ पर यूज हो जाएगा, साइन के पीछे माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर दूंगा, ये घूम जाएगा, ऐसा फ्लिप हो जाएगा। देखो आंसर क्या आता है। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ आई एज, वैल्यू ऑफ आई विल बी ई नॉट अपॉन ओमेगा टी, राइट। साइन एज इट इज है, मैं माइनस साइन अंदर दे रहा हूं, इसको घुमा दूंगा ऐसा, राइट। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर, एकदम सिंपल बात समझ में आई। अच्छा, ये ई नॉट क्या है, ई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओमेगा टी, राइट, ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टी टाइम यहाँ पे, ओके। तो क्योंकि ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो आई इंसिडेंस करंट, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दिख रहा है आपको फेस, बात समझ आ रहा है। अब तो जो बचा है ये पार्ट होता है क्या, ये पार्ट होता है मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू, राइट, इसको बोलते हैं। तो ईएमएफ के लिए मैक्सिमम और पीक वैल्यू हम ई नॉट लेते हैं, तो वैसे ही करंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू को हम ये लेंगे ई नॉट अपॉन ओमेगा टी को क्या मैं आई नॉट एज्यूम कर सकता हूँ, बिल्कुल एज्यूम कर सकता हूँ। ई के बाद ई नॉट आता है तो कंफर्म आई के बाद आई नॉट आना ही चाहिए अगर साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रेजेंट है तो, क्योंकि यहां भी साइन प्रेजेंट था। क्लियर, और दोनों साइनसॉइडल वेव। तो मैं यहां पे क्या एज्यूम करूंगा, लेट क्या होता है एक्चुअल में, जो आई नॉट है, आई नॉट को मुझे एज्यूम करना पड़ेगा ई नॉट अपॉन ओमेगा टी, तो जाके आपका प्रॉपर फॉर्मूला बन सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे आई के बाद पहले यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आना चाहिए, उसके बाद साइन आना चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और नीचे ओमेगा टी है, तो वैसा ले लेते। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। देखो आई का वैल्यू क्या बन जाता है, वैल्यू ऑफ आई विल बी, ये पूरा पार्ट जाएगा, इसके जगह पे आपको लिखना है आई नॉट और यहाँ पर आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है, एकदम सिंपल। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, ये जो मैंने फाइंड किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंस्टेंट, मींस एक्चुअली बोला जाए दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, राइट। और यहाँ पे जो था दिस वाज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, राइट। और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अगर ध्यान से देखा जाए ना, दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसका मतलब ये है कि जो करंट है ना, करंट वाला वेव 90 डिग्री ईएमएफ वाले वेव से पीछे है। समझ में आ रही है, अरे बहुत इजी चीज है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओनली ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 का मतलब ये है कि आपका जो करंट वाला वेव है वो ईएमएफ वाले वेव से 90 डिग्री पीछे। इसका मतलब है कि आपका जो करंट है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट में 90 डिग्री पीछे है एज कंपेयर टू ईएमएफ। मींस बोलने का मतलब ये है, वाइवा का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इन इंडक्टिव सर्किट, राइट, कौन किससे लैग करता है, करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। मींस करंट जो है, आई जो करंट है, ये ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चलता है। बात समझ में आ रही है। उल्टा भी बोला जा सकता है, अगर करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल सकता है तो ऐसा बोला जा सकता है कि ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे है, ये भी पॉसिबल है। तो एक और पॉसिबल स्टेटमेंट है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट ईएमएफ लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। जैसे कि आप बोल रहे थे पहले, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। सेम वही लॉजिक है, राइट। दो स्टेटमेंट है, दोनों का दोनों पॉसिबल रहेगा, आप दोनों के दोनों लिख सकते हो यहाँ पे। तो आई थिंक आपको वो स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, जो बहुत ईजी, ऑलरेडी हमने रेजिस्टिव सर्किट में देखा कि कैसे आरएमएस वैल्यू निकाला जाता है। देखो, लेट्स सी। सो द आरएमएस वैल्यू पहले ईएमएफ का निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय √2। 1/√2 का वैल्यू सबको याद होगा 0.7071 और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सिंपल, तो मिल गया हमको आरएमएस का आंसर। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 0.7071 टाइम्स ई नॉट। सिंपल, क्लियर। चलो अब हम निकालते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वो भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो एकदम सिंपल, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू, वही सेम फॉर्मूला,
पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, राइट, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मींस आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, 1/√2 का आंसर होता है 0.7071 और आई नॉट एज इट इज मींस हमको आरएमएस वैल्यू मिल गया, राइट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 0.7071 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सिंपल एकदम, देखो एकदम सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं, राइट। चलो फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो देखते हैं कैसे बनता है फेजर डायग्राम। ओके, तो अगर मुझे फेजर डायग्राम बनाना है तो आपको इक्वेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि जो रोटेटिंग वेक्टर ईएमएफ का होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू रोटेटिंग वेक्टर ऑफ आई करंट, राइट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ईएमएफ वाला वेक्टर ऑब्वियस से बड़ा ही होता है। चलो देखते हैं, फटाफट देखते हैं बना के कैसे बनता है इसका फेजर डायग्राम। तो याद है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताया मैंने, करंट लैग करता है विथ ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो वैसे ही कोई लॉजिक है। चलो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बना देता हूँ। देखो इसमें जो हमारा जो करंट होगा, राइट, करंट जैसे मैंने पहले बता दिया, जो करंट है वो लैग कर रहा है, राइट, द करंट इज लैगिंग द, किसको लैग कर रहा है, ईएमएफ को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, राइट। तो चलो अब मैं, क्योंकि ये लैग कर रहा है और ये क्योंकि ये लीड कर रहा है, चलो उसके हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ, देखना जरा ध्यान से। तो समझो ये हमारा प्रॉपर एक्सिस वगैरह बना लेते हैं, राइट, एक्सिस वगैरह बनाते हैं। समझो ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, राइट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट गेम यहां से स्टार्ट होगा, कौन आगे है कौन पीछे वो इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ 90 डिग्री आगे है, करंट 90 डिग्री पीछे है, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले एक करंट बना लेते हैं। चलो पहले करंट बनाते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूं वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ, क्या यहाँ पे आप ले लो आई नॉट, ले लो आई नॉट, क्या ये नीचे करंट लो और ऊपर आप ले लो ईएमएफ ले लो, राइट ना। यहाँ पर ईएमएफ का ऊपर ग्राफ बनाओ, नीचे करंट का ग्राफ बनाओ, राइट। ईएमएफ और करंट का जो हम ग्राफ बना रहे हैं, ओके, तो ईएमएफ का ग्राफ कितना पीछे है, करंट का ग्राफ कितना पीछे, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं करंट के बारे में देखूं, करंट ये 90 डिग्री पीछे है, राइट, 90 डिग्री पीछे, ठीक है। आगे कौन है, आगे है ईएमएफ, कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे। तो अगर मैं ईएमएफ का यहाँ पे बनाऊं ना फेजर, तो देखो ईएमएफ का फेजर ऐसा कुछ आएगा, राइट, ये होगा ईएमएफ का फेजर, राइट, ये ईएमएफ का फेजर। और जो एरो का लेंथ होता है वो सबको पता है, वो होता है ई नॉट, क्लियर ना, ओके, क्योंकि पीक वैल्यू होता है ना वो जिसका भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये ईएमएफ का ग्राफ है, इसलिए ईएमएफ का पीक वैल्यू आएगा। हाँ, हमको इतना मालूम है कि इससे लैग कर रहा है, इससे 90 डिग्री पीछे कौन है, करंट, इससे 90 डिग्री पीछे करंट है। चलो करंट को 90 डिग्री पीछे बनाते हैं। अगर मैं इससे 90 डिग्री पीछे करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ कुछ आएगा, राइट, यहाँ पर आपका करंट आने वाला है। ये 90 डिग्री पीछे आपका करंट, देख लो बीच में 90 डिग्री एंगल है। एरो का जो लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू, राइट, क्योंकि हम करंट को प्लॉट कर रहे थे इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट था। अच्छा, अगर आपको चाहिए तो इसको आप प्लॉट कर, इसको आप प्रोजेक्शन ले लो, राइट, वाई एक्सिस पे, तो आपको मिल जाएगा साइन वाला पैरामीटर, इसका भी ले लो तो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। देखो कर देता हूँ, चलो यहाँ पे। तो अगर समझो मैं करंट का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, अगर समझो मैं करंट का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ऑन फिक्स्ड एक्सिस मींस वाई एक्स पे लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, ये पॉइंट का मैं अगर आंसर लिखूँ मैक्स, ये पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा, जो है ऑलरेडी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है I = I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। सेम वही मैं अगर ये इसका अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया पीछे, राइट, तो देख लो प्रॉपरली क्या मिलता है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा एरो के आगे जा रहा है, ठीक है, कर लेंगे हम उसको मैनेज। तो यहाँ से अगर आप इस पे प्रोजेक्शन लेते हो, मैंने ऑलरेडी सिखाया ये चीज, राइट, फेजर डायग्राम बनाना सिखाया है। तो जैसे ही आप प्रोजेक्शन एक फिक्स्ड एक्सिस पे लोगे, जैसे कि वाई एक्सिस पे अगर मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, तो इस केस में आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, E = E नॉट साइन ओमेगा टी। वो इस पॉइंट पे आपको आंसर मालूम ही आएगा, I = I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। देख लो, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपरली समझ में आ रहा है। और इनके बीच में जो एंगल है वो तो पता ही है आपको कितना डिग्री का, 90 डिग्री के दोनों के बीच में एंगल है। हाँ, जो ईएमएफ है, ईएमएफ हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वो भी देख लो। जो ईएमएफ है हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी वाले एंगल पे, राइट, कितने एंगल पे है हमारा ईएमएफ इज एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी और हमेशा रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सबको पता होगा, राइट। देखो प्रॉपरली फेजर आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है क्या, और हमने यहाँ पर फेजर जो बनाया आई थिंक वो प्रॉपरली आपको एकदम क्लियर है, ओके। तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख दो ये प्रॉपरली इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या फिर और यहाँ पर करंट का, लेकिन स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ ये साइड लिखता हूँ, देखो जरा क्या वैल्यू है, ओके। तो जो हमको आंसर मिला है, राइट ना, ये इतना पार्ट रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ को। तो चलो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट दिख रहा है आपको, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच इज इक्वल टू E = E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर वही मैं
करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालूं तो चलो करंट का भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख ही लो। तो जो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर आएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जो करंट होगा मीन्स आई का वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट तो है साइन ऑफ क्या है ओमेगा टी है और 90 डिग्री पीछे, इसलिए ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सिंपल बात समझ में आ रही है। चलो तो आई थिंक मैंने आपको प्रॉपर्ली फेजर डायग्राम भी एकदम सिखा दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लास्ट पॉइंट वेव फॉर्म देख लेते हैं, कैसे बनता है वेव फॉर्म। किसका वेव फॉर्म बना रहे हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वेव फॉर्म कैसे दिखाई देगा, राइट। चलो तो वेव फॉर्म बनाने के लिए प्रॉपर एक्सिस आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस प्रॉपरली चलो ले लेते हैं और थोड़ा सा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो यहाँ पर मैं आपका प्रॉपरली ये देखो एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूँ और इसके बेसिस पे हम फटाफट देखेंगे आगे कि कैसे बनता है वेव फॉर्म, राइट। वेव फॉर्म बहुत मजा आएगा आपको समझ में। देखो 90 डिग्री गैप लेते हैं, 90, 180, 270, 360, राइट। ऐसा कुछ गैप ले लिया हमने। हाँ, ईएमएफ का वेव भी यहीं बनाऊंगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का वेव भी इसी पे आएगा और ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव भी इसी पे आने वाला, राइट। तो उसके हिसाब से चलो देखते हैं क्या होता है। देखो तो पॉइंट ऐसा है, देख लो ये 0 डिग्री होता, ये 90, ये आपको 90 डिग्री एज्यूम करना है, ये 180 डिग्री है आपके लिए, ये 270 डिग्री है एंड एट लास्ट ये आपके लिए है 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। हाँ, तो यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है किसको, मैं एंगल को प्लॉट कर रहा हूँ, थीटा को प्लॉट कर रहा हूँ, जिसको आप ओमेगा टी भी बोल सकते हो, राइट। ऐसा यहाँ पर ईएमएफ और करंट दोनों आने वाला, राइट। ईएमएफ और करंट दोनों ले लो, ईएमएफ ले लो और करंट भी आप दोनों ले लो यहाँ पर, दोनों, क्योंकि दोनों ग्राफ मिलने वाला है आपको। ये 0 डिग्री का है, राइट। चलो फटाफट चेक करते हैं। पहले मैं ईएमएफ का ग्राफ बनाता हूँ, राइट। ईएमएफ का पहले ग्राफ बना लेता हूँ। तो ईएमएफ का ग्राफ आई थिंक प्रॉपर्ली साइनोसॉइडल वेव आने वाला है, क्योंकि देखो 0 ओमेगा टी के जगह पे 0 पुट कर दो, ओमेगा टी के जगह पे 0, क्योंकि थीटा ही तो ओमेगा टी होता है, मालूम है ना तुमको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा टी। तो 0 जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ, साइन ऑफ 0 0 होता है, पूरा आंसर आपको 0 मिलेगा, मतलब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, राइट। अच्छा, इसके बाद 90 पे चेक करते हैं, साइन 90 1 होता है, 1 इंटू ई नॉट, मतलब देखो 1 इंटू ई नॉट आ जाएगा, मीन्स आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर जाना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम वैल्यू समझो यहाँ पर कुछ तो है, ये मैक्सिमम वैल्यू को मैं ई नॉट एज्यूम करता हूँ, प्लस में ई नॉट है तो इसके साथ आपको माइनस में भी ई नॉट यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, माइनस ऑफ ई नॉट, राइट। और आपको तो मालूम है कि हम ग्राफ क्या मतलब ईएमएफ और करंट दोनों ग्राफ एक साथ बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोल सकते हो आप, या फिर ओमेगा टी बोल सकते हो। तो 0 पे 0 था, जैसे ही 90 पहुंचे तो आपका जो ग्राफ है ईएमएफ का वो उसने अटेन कर लिया था ई नॉट। देखो 90 पुट करो यहाँ पर और आपको आंसर ई नॉट मिलेगा। आगे चलो पुट करते हैं 180, जैसे ही साइन ऑफ 180 पुट करेंगे, साइन 180 0 होता है, पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा। मीन्स आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गया और यहाँ पर आ गया। मीन्स देखो ये दिख रहा है, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये किस चीज़ का ग्राफ है, देखो 180 पे 0 पे आ चुका है आपका, ईएमएफ का ग्राफ बना रहा हूँ। आगे 270 पे आते हैं, साइन ऑफ 270 होता है -1 इंटू ई नॉट माइनस ई नॉट, मीन्स इस पॉइंट पे आपका ग्राफ नीचे आएगा, माइनस ई नॉट दिखाई दे रहा है आपको, माइनस ई नॉट यहाँ पे, माइनस ई नॉट मीन्स यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका कुछ ग्राफ आने वाला, तो यहाँ से हम ग्राफ को ऐसा कुछ लेके जाएंगे, राइट। और एक लास्ट 360 पे देख लेते हैं, साइन 360 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मीन्स आपका ग्राफ फिर से 0 पे आएगा। ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस 0 का एक्सिस है, तो यहाँ से आपका ग्राफ यहाँ पे आ गया। ये जो मैंने बनाया है दिस इज वेव फॉर्म ऑफ EMF विच इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इस चीज का ग्राफ है। अगर मुझे समझो करंट का ग्राफ बनाना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, तो देखो वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको आई वाला फॉर्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, एक बार देखो मैं ओमेगा टी का वैल्यू लेता हूँ, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 नहीं, थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा इज ऑलवेज इक्वल, जो थीटा है ना यहाँ पे, थीटा ये इक्वल टू ओमेगा टी होता है, इतना सबको समझ में आना चाहिए, इतना बेसिक फिजिक्स तो आना ही चाहिए। तो मैं थीटा के जगह पे 90 ले रहा हूँ, चलो 90 नहीं, पहली बात तो हमको 0 स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले थीटा के जगह पे 0 लो, मीन्स ओमेगा टी के जगह पे 0, ओमेगा टी के जगह पे अगर मैं 0 लूँ, 0 माइनस पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 2, और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 होता है -1, राइट। -1 को आप आई नॉट से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा माइनस ऑफ आई नॉट। चलो पहले आई नॉट बता दो आपको, यहाँ पे आई नॉट कहाँ कहाँ आता है, ये पॉइंट समझो है प्लस आई नॉट, राइट, और ये पॉइंट है समझो माइनस ऑफ आई नॉट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने पुट किया 0, मैंने पुट किया थीटा के जगह पे 0, मीन्स ओमेगा टी के जगह पे 0, 0 माइनस पाई बाय 2, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज -1 इंटू आई नॉट होता है माइनस आई नॉट, ओके। तो मतलब 0 जैसे मैंने पुट किया, आपका आंसर माइनस आई नॉट आ गया, मीन्स आपका ग्राफ माइनस आई नॉट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है भैया, यहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 90 पुट करते हैं, जैसे ही मैं 90 पुट करूंगा यहाँ पे 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0 हो जाता है, मीन्स यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा और आपका ग्राफ यहाँ पे आने वाला है, दिख रहा है, इस पॉइंट पे आपका ग्राफ आएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आएगा, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। देखो फिर
180 पुट करते हैं, 180 मीन्स मालूम है पाई 180 और ये 90, 180 माइनस 90 कितना होता है 90, साइन 90 तो 1 होता है, 1 इंटू आई नॉट मीन्स आपका ग्राफ ऊपर चले जाएगा प्लस आई नॉट पे। तो इस पॉइंट पे आपका ग्राफ कुछ आएगा, ये पॉइंट पे देखो ऐसा कुछ यहाँ पर आने वाला है आपका ग्राफ, समझ में आ रहा है बात? देखो यहाँ पे छोटा ग्राफ होना चाहिए करंट का एज कम्पेयर टू ईएमएफ, समझ में आ रहा है? ऐसा है। ओके आगे बढ़ते हैं, आते हैं 270 पे। 270 माइनस 90 180 होता है, राइट ना? समझ में आ रहा है? साइन 180 होता कितना है 0, अगर साइन 180 0 तो पूरा का पूरा आंसर 0 मीन्स यहाँ से ग्राफ चालू हुआ है ऐसा गया, राइट? ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा ऊपर जाके और यहाँ पे 0 पे आ चुका है। ये यहाँ पर आपका ग्राफ देखो, रेड डॉट जो है वो ग्राफ बताता है किसका, करंट का बताता है, राइट? ओके तो कुछ और आगे आते हैं, एक लास्ट वैल्यू 360 पुट करके देखते हैं। 360 माइनस 90 पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, 360 माइनस 90 कितना होता है 270, साइन 270 तो -1 होता है, -1 राइट ना, साइन 270 -1 इंटू आई नॉट माइनस आई नॉट, मतलब इस पे भी आपका जो ग्राफ है वो नीचे ही आने वाला है, इस पे भी आपका ग्राफ जो है वो नीचे आएगा। यहाँ पर थोड़ा ये पॉइंट को हमको थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए तो प्रॉपरली मैनेज हो जाए, राइट? यहाँ से ऐसा कुछ तो ये प्रॉपर ऐसा जाएगा यहाँ से ग्राफ। चलो देखते हैं बनाएंगे प्रॉपर ग्राफ वगैरह। ओके तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर रेड डॉट समझ में आ गया कि मैंने रेड डॉट्स लिए कैसे। अब इनको प्रॉपरली आपको ज्वाइन करना है कि सो दैट प्रॉपरली एक वेव बने। तो देखो मैं वेव बनाने का ट्राई करता हूँ, ये आपका वेव है, राइट? ऐसा कुछ दिख रहा है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वेव है करंट का वेव, राइट? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, राइट? ये वाला लिखना पड़ेगा आपको, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आई थिंक आपको ये वेव फॉर्म भी एकदम क्लियर समझ में आ गया है। ये इससे और इससे हमको एक स्टेटमेंट मालूम पड़ता है कि आपका जो करंट है वो 90 डिग्री लैग हो रहा है, मीन्स 0 देखो यहाँ पे दिख रहा है, पहले ये ईएमएफ का वेव पहले चालू हो जाता है, उसके बाद 90 बाद आपका करंट का वेव चालू होता है, मीन्स 90 समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा लैग कर रहा है हमारा करंट। कितने से लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, स्टेटमेंट जरा ध्यान से देख लो। स्टेटमेंट ऐसा है कि इन इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री, राइट? तो पॉइंट ऐसा है कि इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स किससे, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय 90 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो और पाई बाई 2 रेडियन। ये एक तरीका हुआ लिखने का। एक और तरीका हुआ, करंट लैग करता है इसका मतलब ईएमएफ लीड करता है, और ईएमएफ लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वैसा प्रॉपरली फॉलो करो, लेकिन एक स्टेटमेंट हमेशा के लिए याद रख लो, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा जो आपका करंट होगा वो 90 डिग्री पीछे होगा एज कंपेयर टू ईएमएफ। एक दूसरा स्टेटमेंट ऐसा भी है, ईएमएफ हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे होने वाला है। हम पढ़ रहे थे प्योर इंडक्टिव सर्किट, आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन है, राइट? दोनों एक ही चीज है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, तीनों एक ही चीज है, राइट? तो बात को समझो। तो हमने आई थिंक प्रॉपरली आपको ये समझ में आ गया कि मैंने जो पढ़ा है, राइट? आपको वेव फॉर्म समझ में आ गया होगा, फेजर डायग्राम समझ में आ गया, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। करंट थोड़ा निकालने डिफिकल्ट हुआ लेकिन ईजी है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं हम इसको। फिर हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकाला और स्टेटस, ये हम देखो ये भी देखा हमने प्रॉपरली कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, राइट? और आई थिंक ये प्रॉपरली A to Z सब कुछ आपको समझ में आ गया हो गया। ओके, थैंक यू।